तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी नाइटमेयर एंड डे ड्रीम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कुल मिला के 7 एपिसोड है और आप कह सकते हैं कि 7 स्टोरीज हैं। और अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो हम इसका पार्ट 2 बना लेंगे, जिसमें हम रिमाइनिंग की स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली कहानी है दी ओल्ड हाउस और कहानी 2015 की है, जिसमें हम एक टैक्सी ड्राइवर पंजी को देखते हैं जो कि एक नर्स सती को उसके ओल्ड हाउस छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पंजी उस नर्स को बताता है कि वो भी अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़ना चाहता है। और दोस्तों पंजी की फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा वीक थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो भूलने भी लगी थी। दरअसल ये नर्सिंग होम, जिसे ओल्ड एज होम भी कहा जा सकता है, यहाँ पे उन लोगों को रखा जाता था जिनके बच्चे उन्हें अपने घर ना रख के यहाँ पे छोड़ जाते थे। और पंजी क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर था, अपनी इस कमाई में वो इतनी एक्सपेंसिव जगह को अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब नर्स सती पंजी की बातें सुन के काफी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी अपनी माँ को इस जगह पे ना डालना। बूढ़े पेरेंट्स का ख्याल रखने का काम बच्चों का ही होता है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागो। भले नर्स सिटी ने पंजी को ये वार्निंग दी थी कि वो अपनी बूढ़ी माँ को इस ओल्ड हाउस में ना डाले, लेकिन इस ओल्ड हाउस की एक दूसरी नर्स जिसका नाम नाया था, वो पांजी से उसकी माँ को यहाँ पे छोड़ने का बोलती है। यहाँ तक कि नर्स नाया उसे कहती है कि हम तुम्हारी बूढ़ी माँ को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखने को तैयार हैं। और इसके बाद पांजी फौरन अपने घर जाता है और अपनी बीवी रारा को बताता है कि किस तरह से उसे अपनी माँ को एक शानदार ओल्ड हाउस में रखने का फ्री ऑफर मिला है। ये सुन के रारा उसे कहती है कि तुम अपनी माँ को ओल्ड हाउस क्यों रखना चाहते हो, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। ये सुन के पांजी का कहना था कि माँ अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनकी मेमोरी बहुत वीक हो चुकी है और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। और इसके अलावा ये कि वो दोनों जॉब किया करते हैं और उनका एक छोटा बच्चा भी है और इसका भी उन्हें ख्याल रखना है। रारा उसे बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर पंजी उन्हें छोड़ देगा। तभी उन्हें पता लगता है कि पंजी की माँ उनके बच्चे को बाहर ले गई है। अब पंजी की माँ ने उस बच्चे को टेरेस पे एक जगह पे बिठा दिया था और घर वापस आके वो उस बच्चे को भूल ही जाती है। और जब इन दोनों को पता लगता है कि इनकी माँ इनके बच्चे को छत पे लेके गई थी, तो वो दोनों छत की तरफ भागते हैं। और जैसे ही ये बच्चा छत से गिरने वाला होता है, रारा वक्त पे आके उसे बचा लेती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि पंजी अपनी माँ को ओल्ड हाउस लेके जाता है। यहाँ पे पंजी की मुलाकात एक आदमी बैंग बैंग से होती है, जो कि पेशे के लिहाज से एक मैकेनिक था और उसका कहना था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। इन लोगों ने एक हफ्ता पहले ही उसकी माँ को भी फ्री में यहाँ पे एडमिट किया था और जब ये अपनी माँ को मिस कर रहा है तो ये लोग उसकी माँ से उसे मिलने ही नहीं दे रहे। बैंक के लिहाज से इस बड़ी सी जगह को अमीर लोग चलाते हैं और बंद दरवाजों के पीछे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होता है। अब यहाँ पे पांजी भंग की बातों पे पूरा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा कॉन्शियस जरूर हो गया था। और यहाँ पे पंजी की माँ समझती है कि वो उसे यहाँ पे कुकिंग की जॉब के लिए लाया है, लेकिन जब उन्हें ये पता लगता है कि उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़ने के लिए आया है तो वो काफी ज्यादा रोती हैं। उस रात पांजी को अपनी माँ से जुड़े कुछ नाइटमेयर्स आते हैं, जिससे हम वाज़ेह तौर पे जान पाते हैं कि वो अपनी माँ को मिस करने लगा था और इसीलिए देर रात वो वापस ओल्ड हाउस जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी माँ वापस चाहिए थी और वो भी अपने घर में। पांजी जब ओल्ड हाउस पहुँचता है तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली वो बहुत से लोगों को पार्टी करते हुए देखता है और ये लोग पांजी को देख के एकदम से रुक जाते हैं। तभी नर्स नाया यहाँ पे आती है और वो पांजी से बात करती है। नर्स नाया उसे बताती है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ने के बाद फर्स्ट नाइट इस तरह के ख्यालात आते हैं, लोग अपने पेरेंट्स को मिस करने लगते हैं और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और कुछ अरसे के बाद लोग अपने पेरेंट्स को याद करना भूल जाते हैं और सब कुछ स्मूथ हो जाता है। और यहाँ पे नाया ये भी बताती है कि जिन लोगों को उसने पार्टी करते देखा था, इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को यहाँ पे भर्ती कर रखा है और कुछ समय बाद ये लोग आपस में मिलके डिनर पार्टी वगैरह किया करते हैं। और एट द एंड नाया उसे बताती है कि पांजी की माँ बिल्कुल ओके है और एक हफ्ते बाद रात को आके वो अपनी माँ से मिल सकता है। अब नाया के सामने तो पांजी ओल्ड हाउस से बाहर निकल जाता है, लेकिन दूसरे दरवाजे से चुपके से वो अंदर आ जाता है ताकि वो अपनी माँ को यहाँ से ले जा सके। अब पांजी यहाँ पे एक कमरे में छुप गया था यहाँ पे, और इस कमरे में हम पार्टी वाले एक आदमी को आते हुए देखते हैं, जो कि एकदम से कपड़े चेंज करके, जो कि किसी कर्ड लाइक हुडेड ब्लैक ड्रेस पहनता है और कबर्ड में मौजूद सीक्रेट रास्ते के जरिए से वो किसी दूसरी तरफ जाता है और पांजी उसका पीछा करते हुए उसी सीक्रेट डोर की तरफ जाता है। और इस डोर के जरिए से पांजी एक अजीब सी जगह पे पहुंच चुका था और यहाँ पे वो बैंक को एक बेड से बंधा हुआ पाता है।
और इससे पहले कि वो बैंक को आजाद कर पाता, इस कमरे में कई सारे लोग आते हैं और इन्हीं सभी लोगों ने अजीब सा ब्लैक कलर का हुड ड्रेस पहना हुआ था। अब पांजी फौरन से बेड के नीचे छुप जाता है और ये लोग इस बेड को दिखा देते हुए एक बड़ी सी जगह पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हम कई हुडेड लोगों को देख पाते हैं, जो कि क्लियर तौर पे इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे किसी किस्म का कल्ट चल रहा है। और जिन लोगों को हमने पार्टी करते देखा था वो सभी इस कल्ट के मेंबर थे। पंजी सब कुछ बेड के नीचे से देख रहा था। वो देखता है कि ये लोग बबंग को एक दीवार की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे उसकी माँ खड़ी थी और यहाँ पे वो अपनी माँ से माफी मांगता है, लेकिन ये लोग इसे कहते हैं कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी दीवार के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसके 2 बड़े हाथ थे और उसका शेप एक छोटे बच्चे की तरह था और वो क्रिएचर बबंग और उसकी माँ को सजा देने लगता है और इनके सर को जोर से पकड़ लेता है। और यहाँ पे उस ग्रुप की लीडर आती है जो कि बबंग से कहती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। माँ बाप अपनी जवानी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ये लोग अपने माता पिता को वो चीज दे दें जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से छीनी थी। और इतना कहते ही वो क्रिएचर बबंग की जवानी छीन लेता है और उसकी माँ को ट्रांसफर कर देता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि बबंग पूरी तरह से बूढ़ा होकर मर जाता है और ये देख के पंजी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका फोन वही रह गया था। अब यहाँ पे बैंक की माँ उन्हें कहती है कि उसे उसकी जवानी मिल गई है और अब वो उनके ग्रुप में शामिल हो सकती है, लेकिन तभी पंजी का फोन बजता है, लेकिन उसकी लाइट से मॉन्स्टर को तकलीफ होने लगती है। लेकिन ये लोग समझ गए थे कि जरूर यहाँ पे कोई आया है और अब ये लोग पंजी को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पंजी को सिटी मिलती है और सिटी से उसे पता लगता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने जवानी अपने बच्चों से ली है और अब वो सालों साल जिएंगे। और वो उसे ये भी बताती है कि इन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि आश्रम को चलाने के लिए उनकी मदद कर सके, जैसे कि कमाला जो यहाँ की साफ सफाई कर सकती थी और पंजी की माँ जो कि खाना बनाने में मदद करेगी। और यहाँ पे रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर हैं और वो लोग यहाँ इसीलिए रहते हैं कि जो चीज उन्हें यहाँ मिल सकती है वो बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकती। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि सिद्धि खुद 103 साल की थी, जिसे जवानी पाने के लिए अपने बेटे को मजबूरन सेक्रीफाइस करना पड़ा। वो इस रिचुअल को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो पंजी को दी बेनिश के बारे में भी बताती है। अगर माता पिता और बच्चा दोनों इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दें तो वो क्रिएचर उन्हें डीमन यानी दी बेनिश बना देता है और अगर दोनों में से कोई एक माने तो एक को मरना पड़ता है और अगर दोनों एग्री होते हैं तो तभी वो जिंदा रह पाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक भयानक क्रिएचर बनना होगा और यही बेनिश वही क्रिएचर होते हैं। अब सिद्धि पंजी को अपना कोड देते हुए उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि बेनिश देख नहीं सकते लेकिन वो सूंघ सकते हैं और इस कोड से वो पंजी की महक सूंघ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पंजी को उसकी माँ एक कमरे में मिलती है, लेकिन भूलने की वजह से वो पंजी को याद नहीं रख पाती और पंजी की माँ को चेन से बांधा हुआ था। अब पंजी उसकी चाबियां ढूंढने लगता है, तभी उसके पीछे वो बेनिश क्रिएचर पड़ जाती है, लेकिन सही समय पे सत्ती आ जाती है और इससे पहले कि वो बेनिश क्रिएचर पंजी को खा पाते सत्ती उन दोनों को यहाँ से बचा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाते कट के लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे उन दोनों पे वही रिचुअल परफॉर्म करने के लिए उस क्रिएचर के पास ले जाया जाता है। और यहाँ पे पंजी ऐसा नहीं चाहता था और ना ही उसकी मदर। वो अपने बेटे को यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि उसकी माँ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी। और अब पंजी को यहाँ पे याद आता है कि सत्ती ने उसे बताया था कि इन क्रिएचर की सांस आग लगाने की सलाहियत रखती है गैस की तरह। और ऐसे में पंजी अपने पॉकेट से लाइटर निकाल के जला देता है जिससे एकदम से उस जगह पे आग लग जाती है और ये आग सभी को जलाने लगती है जिसमें वो क्रिएचर भी जल के मारी जाती है। पंजी यहाँ से भागता है और वो अपनी माँ को भी बचाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ऑलरेडी जलने लगी थी। इनफैक्ट वो पंजी से खुद कहती है कि बेटा भाग जाओ। पंजी किसी तरह से यहाँ से बच निकलता है और ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि पूरा ओल्ड हाउस ही इसे जल जाता है। बाकी सभी ओल्ड हाउस के लोग मारे गए और एंड में हम राख से 4 उंगली वाले हाथ को निकलते हुए देखते हैं, जो ये जाहिर कर रहा था ये यहाँ पे पंजी के अलावा कोई और भी जरूर बच निकला है। और यहीं पे पहली एपिसोड खत्म हो जाती है।
और नेक्स्ट कहानी है दी ऑर्फन, जो कि 2024 की है। तो कहानी की शुरुआत में हम अयोस और इपा को देखते हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि ये एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं और उसका रेंट भी वो 3 महीने से नहीं भर पाए। और पैसा कमाने के लिए ये लोग कचरे में से चीजें चुनते हैं। अब अयोस को किसी तरह बेयास नामी एक आदमी के बारे में पता लगता है, जो कि पहले इन्हीं की तरह बहुत गरीब था, लेकिन वो एकदम से 7 दिन के अंदर अंदर अमीर हो गया। लेकिन कैसे? क्योंकि उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से वो 7 दिन के अंदर इतना अमीर हो गया। लेकिन बच्चे को अडॉप्ट करने के ठीक 7 दिन बाद वो मारा गया। उसका मानना ये था कि ये बच्चा अपने अंदर एक सुपर पावर रखता है, जिसे आप एक शैतान भी कह सकते हैं या फिर एक एंजल भी कह सकते हैं। लेकिन असल बात ये थी कि उस बच्चे को अडॉप्ट करने से ही लोग अमीर हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच था कि 7 दिन बाद लोग मारे भी जाते थे, और जिससे वो प्लान करता है कि वो बच्चे को अडॉप्ट करेगा और अपने पास 6 दिन रखेगा, जिससे वो अच्छा खासा अमीर हो जाएगा। और 7वें दिन, इससे पहले कि वो मारा जाए, वो बच्चे को ही मार देगा। लेकिन इपा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे अमीर होने का क्या फ़ायदा है अगर वो मर जाएंगे। और इसके बाद हम उनके मकान मालिक को देखते हैं, जो कि किराया ना देने पे उन दोनों को धमकाता है, और इसी के चलते इपा मान जाती है। और अगले ही दिन वो दोनों इस बच्चे को गोद लेने के लिए जाते हैं। अब अगले दिन वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका नाम था सयाफी। सैफीन को देखे तो वो बहुत ही क्यूट बच्चा था, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी, जिस तरह से हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था, जिसका मतलब ये था कि कहानियों के बीच में कुछ तो गड़चोड़ था। लेकिन ये दोनों ये देख के खुश हो जाते हैं कि सैफीन आम बच्चों की तरह ही दिखता था। और यहाँ सैफीन इफा को गले लगा लेता है। खैर, ये लोग सैफीन को लेके अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो रास्ते में सैफीन एक होटल में खाना खाती हुई फैमिली की तरफ इशारा करता है। इफा को उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो सैफीन को इस तरह का खाना नहीं खिला सकती। वो इसे घर ले जाते हैं, जहाँ पे इफा उसे चावल और अंडे खाने को देती है। अब उस रात अयोस को सोने से पहले कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसका मतलब साफ था कि इस बच्चे को अडॉप्ट करने से लोगों को पैसा मिलने लगता था। अब अगले दिन इफा सैफीन को अपने साथ अपने काम वाली जगह पे ले जाती है, जहाँ से वो कचरे से यूजेबल चीजें सेपरेट किया करती थी। और यहाँ सैफीन इधर उधर खेलने लगता है, और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सैफीन एक कचरे वाले ट्रक से कुचलने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पे इपा उसे बचा लेती है। और इस इवेंट से इपा को एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जब पास्ट में उसका असल बेटा रेयान इस तरह से मारा गया था। और अब इसी तरह इफा के दिल में सैफीन के लिए ममता की मोहब्बत जागने लगी थी। इनफैक्ट सैफीन भी इफा को मॉम बुलाने लगा था। इफा सैफीन के लिए अच्छा खाना बनाती है, जिसे अयोस नोट कर लेता है कि इफा इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो रही है। इस बात को लेके अयोस इफा को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बच्चे के साथ ज्यादा सिंसियर ना हो, क्योंकि वो इनका असल बेटा नहीं था। अब अगले दिन अयोस को एक सोने का कंगन मिलता है, जिसे बेच के वो कुछ पैसे कमा लेता है, और जिसके बाद वो अपना रेंट भरता है और सैफीन को कुछ खिलौने भी दिलवाता है। अब अयोस को एक सोने की चैन भी मिलती है, और खुश होते हुए अगले ही दिन वो इफा और सैफीन को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेके जाता है, और यहाँ पे वो सैफीन को अच्छा सा खाना खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे इफा भूल गई थी कि सैफीन को पीनट से एलर्जी थी, और इस पीनट को खाते ही सैफीन की हालत खराब हो जाती है। अब सैफीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और यहाँ पे इफा और अयोस की अनबन हो जाती है। इफा का कहना था कि अयोस को सैफीन की सिर्फ इसीलिए चिंता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। इफा हॉस्पिटल का बिल भर देती है, और अब उनके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। और अगले ही दिन बारिश की वजह से उनके घर में पानी टपक रहा था। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। दरअसल इफा पैसा नहीं चाहती थी, वो सैफीन के साथ ही खुश थी। और यहाँ पे अयोस फिर से उसे समझाता है कि ये उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा रेयान मर चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि घर की छत टूट जाती है, और अब अयोस को गुस्सा आता है और वो सैफीन को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो इन्हें अमीर नहीं बना रहा था। और उस रात अयोस को कोई भी पैसा या ज्वेलरी नहीं मिलती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सैफीन घर से बाहर चला जाता है, और जब इफा उसे ढूंढते हुए आती है तो वो देखती है कि पीछे की दीवार गिरने से सैफीन कूड़े के ढेर के नीचे दब गया था। इफा उसे बचाने के लिए दौड़ती है, और अयोस अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तभी इन तीनों के ऊपर कूड़े का ढेर गिर जाता है, और अब तीनों की आंख एक आलीशान हवेली में खुलती है।
और ये मेंशन उन्हीं के नाम पे था और इससे इनके अमीर होने का सपना पूरा हो चुका था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयोस को इस मेंशन पाने की खुशी थी और ईफा को सिर्फ सैफीन की ही फिक्र थी, क्योंकि सैफीन काफी बीमार हो गया था। अब 7 दिन आयोस उठता है, उसे खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि इस आखिरी दिन उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा और इसके लिए उसे सैफीन को ढेर सारा प्यार देना होगा और इसीलिए वो घर का कुछ सामान बेच के सैफीन के लिए टॉयज वगैरह लाता है। और इसके बाद वाकई आयोस को बोरी भर के पैसे मिलते हैं, जो कि उसकी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी थे। और पैसे मिलते ही आयोस रात होने का इंतजार करता है और फिर वो सैफीन को ईफा के कमरे से उठा के ले जाता है और फिर वो ग्राउंड में एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो सैफीन को 7 डे खत्म होने से पहले इस गड्ढे में दफना सके। लेकिन एंड टाइम पे ईफा उठ जाती है और वो सैफीन को उठा के अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ भागती है। आयोस उसके पीछे आता है और यहाँ पे आयोस और ईफा के दरमियान में काफी बहस होती है और बहस इस बात पे क्योंकि आयोस सैफीन को मारना चाहता था जबकि ईफा उसे बचाना चाहती थी। और इसी बहस के दौरान ईफा आयोस को ही स्टैम्प कर देती है और वो मरने के करीब हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे शुरुआत से ही पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो ईफा से इतना प्यार करता था और वो ईफा के साथ खुश भी था और पैसे के चक्कर में वो अभी मरने वाला है। और अब ईफा को गिल्ट महसूस होता है और इसी चाकू से वो खुद को भी मार देती है। वो सैफीन उसे ऐसा करने से रोक रहा था और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि सैफीन के पास सच में कुछ पावर थी। और आखिर में सैफीन ईफा को मरा देख के जोर से चिल्लाता है और इसके साथ ही इस घर से तेज रोशनी निकलती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पे एंड होती है। और अब ये सवाल, क्या सैफीन वाकई ही डीमन चाइल्ड था? तो जवाब है हाँ। उसकी पावर इंसान की लालच पे फीड करती थी और आयोस को लालच था। अब सैफीन को पहले किसने अडॉप्ट किया था ये तो बताया नहीं गया, लेकिन जो प्यार उसे ईफा से मिला वो पहले कभी नहीं मिला। और आखिर में हमने देखा कि सैफीन ईफा को जिंदा करने की कोशिश करता है और शायद वो उसे वापस जिंदा भी कर दे। अब ईफा उसे अपने बेटे की तरह रखे या फिर ईफा को बचाने के चक्कर में सैफी अपनी सारी पावर्स खो देगा और ईफा उसे अब नफरत करेगी। अब एपिसोड देख के यूँ पता लगता है कि जो लोग सैफीन का यूज सिर्फ पैसा पाने के लिए करते हैं उनकी मौत तो तय थी। और ऐसे में ईफा ही एक ऐसी औरत थी जो उसके साथ रियल में कनेक्ट कर गई थी। और इस तरह से जब ईफा ने खुद को स्टैप किया तो सैफीन को बहुत ज्यादा दुख हुआ और सैफीन ने शायद अपनी पावर का यूज करके ईफा को हील भी कर दिया हो। अब हील ईफा सैफीन जैसी होगी या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जैसी होगी अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि सैफीन ह्यूमन बीइंग्स नहीं था, लेकिन वो किस तरह का क्रीचर है वो फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसका कनेक्शन फर्स्ट एपिसोड में आए हुए एलियन से जरूर है। और अगर हम तीसरी स्टोरी की बात करें जो कि है पॉइम्स एंड पेन, जो कि 2022 में रानिया ऑथर को दिखाते हुए होती है, जहां पे वो बुक्स की एक इवेंट को होस्ट कर रही थी और वो इवेंट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। रानिया की पुरानी नॉवल की तरह ये नॉवल भी बिक नहीं रही थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि रानिया ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेन्स एंड पॉइम, जो कि बहुत ज्यादा हिट हुई थी। लिटरली 7 महीने तक बेस्ट सेलर रही थी वो किताब। लेकिन ये दूसरी पॉइम जो उसने लिखी थी उसे ना तो लोग और ना ही क्रिटिक्स पसंद कर रहे थे। और आलम ये था कि रानिया का पब्लिशर उसे कहता है कि तुम वापस से पेन्स एंड पॉइम का सीक्वेंस क्यों नहीं लिखती। अब कुछ ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से रानिया अपनी फर्स्ट बुक का सीक्वेंस नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन उसकी दूसरी बुक इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी कि रानिया उससे बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाई। रानिया के ऊपर अपने नए बड़े घर का लोन भी था और घर को बचाने के चक्कर में रानिया फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो अपनी फर्स्ट बुक पोएम्स एंड पेन का सेकेंड पार्ट लिखेगी। अब इस बुक को लिखने के लिए वो अपनी पुरानी वीडियोस देखती है जो कि उसने रिकॉर्ड किए थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रानिया को कुछ यूँ महसूस हुआ कि वो उस कहानी का कैरेक्टर है और उसे कहानी में लिखी हुई हर चीज फिजिकली होती हुई महसूस हुई। दोस्तों, रानिया की बुक की कहानी एक ऐसी लेडी के बारे में है जिसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है और वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि जब रानिया सो के उठती है तो उसकी पीठ पे जख्म के निशान थे, जैसा कि उसने नॉवल में उस कैरेक्टर के बारे में लिखा था। और अब हम देखते हैं कि जब रानिया इसका सेकंड पार्ट लिखने के लिए बैठती है तो उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और अगले दिन जब वो नहा रही थी तो उसे अपनी पीठ पे एक बड़ी सी चोट नजर आती है और जब वो अपनी टेबल पे जाती है तो देखती है कि उसने पिछली रात 30 पेज लिखे थे जिसमें उसके मेन कैरेक्टर की पीठ पे जख्म का निशान था, ठीक वैसा ही जैसा कि रानिया की पीठ पे है। अब रानिया हाइड्रा से मिलकर उसे बताती है कि वो सेकंड पार्ट नहीं लिख सकती,
लेकिन हाइड्रा उसे बताता है कि उसके लिखे हुए 30 पेज उसने पढ़े हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और चूंकि वो शेयर डॉक्यूमेंट्स पे लिख रही है और इसीलिए हाइड्रा उसे आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रा उसे आगे लिखने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब उस रात रानिया अपनी टेबल पे एक कैमरा लगाती है और हाइड्रा से उसे ऑब्जर्व करने को कहती है और वो हाइड्रा से कहती है कि लिखने के दौरान अगर उसे कैमरा में कुछ भी अजीब सा महसूस हो तो वो फौरन से रानिया को कॉल करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि लिखते हुए रानिया फौरन से पोजेस हो जाती है और जिसके बाद वो स्क्रीन देखे बिना ही टाइप करती जा रही थी और रानिया की मेन स्टोरी का कैरेक्टर था लारस और वो लिखती है कि लारस का हस्बैंड उसका गला दबा रहा है और रानिया को सेम ऐसा ही महसूस हुआ था। हाइड्रा रानिया को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो होश में आ जाए, लेकिन हम देखते हैं कि रानिया खुद को मेन कैरेक्टर लारस के रूप में देखती है जहाँ पे उसका पति उसका गला घोंट रहा होता है। तभी हाइड्रा रानिया के घर में आके उसे उठाता है और यूं रानिया होश में आती है और यहाँ पे हम पाते हैं कि रानिया ने नॉवल के 11 पेजेस लिख लिए थे। अब हाइड्रा भी रानिया के बारे में परेशान हो गया था। जब वो उसकी गर्दन पे दम घुटने का निशान देखता है तो रानिया उसे बताती है कि उसे फील होता है कि ये कैरेक्टर जैसे असल दुनिया में है और वो चाहती है कि वो देखे आखिर लारिस कौन है और वो उसकी मदद करना चाहती है। अगली रात रानिया फिर से नॉवल लिखने के लिए बैठती है और फिर से लारिस की दुनिया में चली जाती है। यहाँ पे वो लारस की बेटी अस्ती को देखती है। अस्ती अपनी माँ लारस से रिंग के बारे में पूछती है और ये वही रिंग थी जिसे लारस के हस्बैंड ने फ्रेंच रेस्टोरेंट में उसे दे के प्रपोज किया था। लेकिन अब तो वो लारस को बेसमेंट में बंद करके रखता है और मारता पीटता है और दूसरी तरफ उसकी बेटी आउटसाइड वर्ल्ड में गई ही नहीं है। अब जब लारस रियलाइज करती है कि उसकी रिंग गुम हो गई है और जब ये बात लारस के हस्बैंड एंड्रिन को पता लगती है तो वो उसे काफी मारता पीटता है और यहाँ पे रानिया लारस को बेट करने को कहती है और इसकी बातों में आके लारस एक पेंसिल अपने पति के हैंड में घुसा देती है और अब जब एंड्रिन पे हाथ उठाया गया है तो वो वापस से लारस को बहुत ज्यादा मारता है और अब इतना पिटने के बाद रानिया एक बार फिर से होश में आती है और हम देख पाते हैं कि रियल वर्ल्ड में रानिया को काफी ज्यादा चोट आई थी। अब हाइड्रा रानिया को एक हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके जाता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि रानिया को वाकई ही बहुत ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन रानिया को किसी भी सूरत में लारस की मदद करनी थी और इस बात वो हाइड्रा के सामने दूसरी दुनिया में चली जाती है ताकि अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो हाइड्रा रानिया को जगा दे। अब लारस की दुनिया में पहुंचने के बाद रानिया यहाँ पे मिरर ढूंढने लगती है ताकि वो देख पाए कि लारस लगती कैसी है, लेकिन पानी में वो अपना रिफ्लेक्शन देख पाती है और इस रिफ्लेक्शन को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि लारस हूबहू रानिया जैसी दिखती थी और इस सरप्राइज के साथ जब वो वापस अपनी दुनिया में आती तो वो रियलाइज़ करती है कि ज़रूर रानिया की कोई ट्विन सिस्टर रही होगी जिसके बारे में रानिया को नहीं पता और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है जिनसे वो पिछले 12 साल से नहीं मिली। और क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि 12 साल पहले रानिया और उसका भाई एक कार में थे और रानिया ड्राइव कर रही थी और इस कार की एक्सीडेंट हुई जिसमें उसका भाई रामा मारा गया और चूंकि रामा उनका फेवरेट चाइल्ड था और इसी वजह से उसके पेरेंट्स रानिया को माफ़ नहीं कर पाए और वो रानिया को ब्लेम कर रहे थे, इस वजह से वो इनसे डिटैच हो गई। और अब 12 साल बाद अपने पेरेंट्स से बात करने पे उसे पता लगता है कि उसकी वाकई एक ट्विन सिस्टर थी और जिसका नाम लारस ही था। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि कई साल पहले रानिया के पेरेंट्स की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने रानिया और लारस को अलग अलग जगहों पे अडॉप्शन के लिए डाल दिया था और जब उनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तो वो वापस से अपनी बेटियों को लेने के लिए गए, लेकिन उन्हें सिर्फ रानिया ही मिली और लारस कभी मिल ही नहीं पाई। अब यहाँ पे कुछ बातें तो क्लियर हो चुकी थी कि रानिया की वाकई एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम लारस था और जो कि हूबहू रानिया जैसी थी और वो कहीं ना कहीं तो अब्यूज हो रही थी। और इसके बाद वो फौरन से लारस की दुनिया में फिर से जाती है और वो देखती है कि लारस की बेटी बहुत ज्यादा बीमार है। लारस अपने हस्बैंड से कहती है कि आस्ती को हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन उसका हस्बैंड एड्रिल उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाने वाला था क्योंकि उसकी ऑफिशियल वाइफ को आस्ती के बारे में पता नहीं था। रानिया लारस से फिर से लड़ने को कहती है, लेकिन लारस का हस्बैंड उसे जान से मारने की धमकी देता है। तभी रानिया लारस को अपने हस्बैंड पे हमला करने का कहती है। तभी एक घटना घटती है और हम देख पाते हैं कि लारस के पति के हाथ पे एक जादू का सर्कल बन जाता है और इसकी आंखें निकल आती हैं जो कि एकदम काली हो गई थी। तभी रानिया एक पल के लिए उसकी बॉडी पे कंट्रोल पाती है और अगले ही पल में हमें अकर्ता नाम के शहर की एक झलक मिलती है और यहाँ पे उसका हस्बैंड समझ गया था कि ये लारस नहीं बल्कि कोई और है और वो वहाँ से चला जाता है। और
अब रानिया को वहाँ पे एक लॉकेट मिलता है जहाँ पे उसका पति काम करता है और अब रानिया असली दुनिया में होश में आती है और नेट पे उस कंपनी के बारे में सर्च करती है जहाँ पे उसके पति एड्रेस के बारे में पता लगता है और उसका एड्रेस मिलता है। लेकिन एड्रियन का घर बहुत दूर था और लारस को बचाने के लिए कुछ ही पल थे और इसीलिए रानिया फिर से लिखना शुरू करती है और इसके बाद रानिया जो लारस के अंदर थी वो एड्रियन को बताती है कि वो सब जानती है और अगर उसने लारस को कुछ किया तो वो भी मरेगा। तभी एड्रियन लारस के सर पे वार कर देता है। इधर हेंड्रा रानिया को उठाता है और वो लारस के घर में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ रानिया अपनी बहन को ढूंढती है और हेंड्रा एड्रियन और उसकी फैमिली पे गन ताने खड़ा था और रानिया को अपनी सिस्टर लाइब्रेरी के बेसमेंट में बुरी हालत में मिलती है और जो उसकी जान बचाने पे उसका थैंक यू बोल के वहीं पे मर जाती है और रानिया यहाँ से अस्थि को लेके निकल जाती है और एड्रियन को ये धमकी देके जाती है कि वो इसकी कीमत झुकाएगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि रानिया अस्थि को लेके नई लाइफ शुरू करने वाली थी। रानिया इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि पुलिस एड्रियन को जरूर अरेस्ट करेगी, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि पुलिस को एड्रियन के घर में कोई सबूत नहीं मिला। अब रानिया खुद एड्रियन के घर में जाती है और अब उसे कोई सीक्रेट बेसमेंट नहीं मिलता और ना ही सीसीटीवी कैमरे से ये सबूत मिलता है कि एड्रियन ने कोई क्राइम किया है। एड्रियन यहाँ पे स्माइल करते हैं और रानिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हम देख पाते हैं कि जो भी रानिया लिख रही थी वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एड्रियन आखिर था कौन? वो तो हमारी दुनिया का बिल्कुल नहीं लगता था। मे बी वो कोई एलियन हो और इसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर जरूर होगी, तभी तो उसने लारस को अपने प्यार में फंसाया और उसे फिर मारा पीटा। और इस एपिसोड में हमें अगाथा शहर की एक पिक्चर भी दिखाई गई है जहाँ पे हमने कम्प्लीटली एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखा है। मे बी एड्रियन किसी न किसी तरह इस दुनिया से जुड़ा हुआ हो और जिगार्था हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। तो देखा जाए इन तीनों एपिसोड में हम किसी न किसी सूरत में एलियन को या आप कह सकते हैं इस हॉरर क्रिएचर को कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी सारी स्टोरीज को कवर करेंगे।